स्टार्ट कर रहे हैं ना। प्लेन मिरर का इमेज कल देख लिया था हम लोगों ने। इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर ली थी हम लोगों ने पैरेलल वाले में और इंक्लाइंड वाले में। उसमें एक वो भी कंसेप्ट आता है आपका प्लेन मिरर्स में। साइज ऑफ मिरर वाला क्वेश्चन आते हैं ना कि मिरर का साइज क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी क्विकली देख लेते हैं। साइज ऑफ मिरर टू व्यू द फुल इमेज। बताना क्या आएगा यार इसका मतलब। मिरर के साइज की मिनिमम साइज क्या बोलते हो जहां पर अपनी फुल इमेज को देख सकते हो। तो इसको मान ले ये मिरर है, अगर प्लेन मिरर है और इसके सामने ये मान ले कोई पर्सन है, तो उसकी कंप्लीट इमेज के लिए मिरर कितनी लेंथ का होना चाहिए ये आप डिस्क्राइब करके बताओ। कैसे डिराइव करोगे, कितना होना चाहिए। और तो यहाँ पर ना कोई एक पर्सन इंडिकेट कर रहे हैं, बट फिजिकल इमेज नहीं बनाएंगे, तो पर्सन को जस्ट एक एरो से इंडिकेट कर रहे हैं। पर्सन को सिंपली एक लाइन से इंडिकेट कर रहे हो। लाइन, ये पर्सन का हेड एच डिनोट कर दे, पर्सन का फुट एफ डिनोट कर दें, और पर्सन की आई ई से डिनोट कर दे। हेड, आई और फुट, उसके 3 पॉइंट्स हो गए। तो इसकी अगर कंप्लीट इमेज देखनी होती है तो इसके लिए कंडीशन ये लगाते हो, मैन की हाइट का 1/2। हाँ, मैन या वुमेन जो भी है। लॉजिक इसका क्या होता है, लॉजिक सिर्फ ये लगाते हो कि इमेजेस कंप्लीट फॉर्म में आपको तब दिखती हैं जब हेड वाले पॉइंट की कोई रे मिरर पर जा करके रिफ्लेक्ट करके और आपके आई में एंटर कर जाए। तो अ रे फ्रॉम द हेड, a ray from this head should incident on the mirror, and after reflection it should come back into the eyes. Reflected ray must enter into the eye, तभी जाकर के इमेज दिखेगी आपको। ये एक डायग्राम बनाओगे, और एक डायग्राम ये बॉटम साइड से अपने पैरों की, तो पैर से कोई रे जाएगी, फुट से जो रे जाएगी वो भी रे मिरर पर जा करके और आफ्टर रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स आई आएगी इस तरफ। ये इस तरफ रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। तो ये जो पॉइंट आपका ना एम पॉइंट और ये जो एन पॉइंट है, इतने ही पोर्शन को आप मिरर के लिए यूजफुल सेगमेंट मान सकते हो। बिकॉज एम और एन के जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, एम और एन के ऊपर वाला पोर्शन, उस वो हमारे लिए एक तरीके से दिस पोर्शन इज ऑफ नो यूज, पोर्शन ऑफ नो यूज, क्योंकि वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एंड सिमिलरली ये वाला पोर्शन किसी काम का नहीं है, तो दिस पोर्शन इज ऑफ नो यूज। इसीलिए आप सिर्फ एम एन को कहते हो कि दिस एम एन इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर, जहां से अपनी पूरी इमेज देख सकते हो। बिकॉज एक्सेस साइज लगाने का कोई मतलब नहीं है, पैसे भी लगेंगे उसके मार्केट में खरीदने के। तो ये वेस्टेज वाला पोर्शन है, वेस्टेज वाला पोर्शन हटाओ, ये वाला वेस्टेज पोर्शन हटाओ, ये मिनिमम पोर्शन है जो एम से एन तक लगेगा, मिनिमम पोर्शन फ्रॉम एम टू एन। और ये सिमेट्री से प्रूफ कर लोगे बाय सिमेट्री। पॉइंट एम से एक लाइन बनाओ, नॉर्मल लाइन, पॉइंट एम से ये दोनों एंगल्स बराबर आएंगे, और पॉइंट एन से नॉर्मल बनाओ, ये दोनों एंगल्स बराबर आएंगे। और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो एम एन लेंथ होगी ये टोटल हाइट की 1/2 आएगी, टोटल की 1/2। बिकॉज एम से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एम डैश वाला पोर्शन, एन से परपेंडिकुलर डालोगे एन डैश वाला पोर्शन। बाकी अपने आप ये प्रूफ कर लीजिएगा, सेल्फ प्रूविंग कर सकते हो कि एम एन जो लेंथ होगी ये टोटल हाइट का 1/2 होगी, हाफ ऑफ हेड टू फुट तक का जो डिस्टेंस होगा एच एफ। यानी कि जितनी पर्सन की हाइट होगी, अगर एच हाइट पर्सन है तो h/2, ये मिनिमम साइज ऑफ मिरर है। इस प्रूविंग में ये डिस्टेंस कहीं नहीं आएगी। आई मीन ये जो डिस्टेंस होगी, मतलब कि मिरर से पर्सन का पैर कितनी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस, इसको एल मान लें। तो ये एल प्रूफ करने में कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। दैट मीन्स कि ये आंसर इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मिरर के आप क्लोज हो या मिरर से दूर हो। तो डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड मिरर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हम हाँ, ये जरूरी है कि जो साइज मिरर का जो लोअर एंड है, मतलब पॉइंट एन
मिरर का लोअर एंड है और पॉइंट एम मिरर का टॉप एंड है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लोअर एंड ऑफ मिरर मतलब मिरर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर जगह पर हुई हो, दीवार के ऊपर सही जगह पर उसको इंस्टॉल किया गया हो, तो लोअर एंड ऑफ मिरर वो कितनी हाइट पे होनी चाहिए, मतलब जो पॉइंट एन है, इट मस्ट बी एट अ सफिशिएंट हाइट ग्राउंड से। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड से इसके लोअर एंड की हाइट इज एट हाइट ऑफ जी एन, और जी एन जो होगा वो हाफ ऑफ, ये जो जी एन है ये हाफ ऑफ एफ टू ई डिस्टेंस होगा, हाफ ऑफ एफ टू ई डिस्टेंस, दैट मीन्स कि फुट टू आई डिस्टेंस जो होगी, फुट टू आई डिस्टेंस जो होगी ना, ये आप उसका हाथ हाफ कर दें, उतने आधे डिस्टेंस पे होना चाहिए वो मिरर का लोअर एंड। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं एक और, दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसमें दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, दैट मीन दो पर्सन हैं, तो एक पर्सन यहाँ पर है और एक और पर्सन पीछे की तरफ है, दो पर्सन है, पर्सन वन एंड पर्सन टू। तो पर्सन वन पर्सन टू है, दोनों एक दूसरे को व्यू कर रहे हैं, पर्सन वन P1 एंड पर्सन टू P2। हाइट ऑफ पर्सन वन ये मान लीजिए H1 है, और हाइट ऑफ पर्सन टू H2, पर्सन वन इसकी H1 हाइट, इसकी H2 हाइट। पर्सन वन मिरर से L1 डिस्टेंस पर है, ये वाला डिस्टेंस है L1 और ये वाला डिस्टेंस है L2, तो डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम द मिरर इज L1, distance of a P2 from this mirror equal to L2. Find minimum size of mirror. Minimum size of mirror for person P1, for this person P1 to view full image of P2. क्या रिजल्ट आएगा बताओ इसका आंसर। पर्सन P1 को फुल इमेज देखनी है पर्सन P2 की, उसके लिए मिनिमम साइज ऑफ मिरर। कैसे करेंगे इसको? सर सिमिलैरिटी P2 आदित्य आलोक कैसे करेंगे बताओ भाई। आदित्य आलोक, आदित्य आलोक वीडियो ऑन करिए और माइक ऑन करिए अपना। ठीक है, सो आपको रिमूव कर दे रहे। आदित्य आलोक आवाज आ रही है नहीं आ रही आपको? ठीक है, तो इसमें निकालना है लाइक दो पर्सन हैं, पर्सन वन पर्सन टू ऑफ डिफरेंट हाइट्स H1 H2। पर्सन वन मिरर से L1 डिस्टेंस पर है एंड पर्सन टू मिरर से L2 डिस्टेंस पर है, और मिनिमम साइज ऑफ दिस मिरर कैलकुलेट करना है, सो दैट कि दिस पर्सन P1 मतलब ये ऑब्जर्वर है, इट कैन व्यू कंप्लीट इमेज ऑफ दिस पर्सन P2, पर्सन P2 की फुल इमेज देख पाओ आप। ये इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले ना, मतलब इसका ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जेई में आ भी चुका है, ऑलरेडी भी आ चुका, पहले आ भी चुका है क्वेश्चन। ये आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा, तब प्रैक्टिकली आप अपना कॉमन सेंस यूज करें। इसमें क्या होगा कि अगर आप एक रूम में हो, मान लो इनसाइड रूम, और मतलब एक
बॉक्स टाइप की चीज दिखा रहे हैं जो बेसिकली एक क्लोज रूम को इंडिकेट कर रहे हैं। और इस रूम में इधर अगर हमने मान लो यहाँ पर मिरर्स लगा रखी हैं, ये फ्रंट वॉल पे मिरर है और इसके सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे आपकी आईज है। ठीक है, आपकी आईज आईज जो है वो बिल्कुल रूम के सेंटर पॉइंट पर है। ये डिस्टेंस हमारा एल है और पीछे की एक वॉल है, ये वॉल एच हाइट की है। तो इस वॉल को कंप्लीटली देखने के लिए रूम में आप मिरर कितने साइज का इंस्टॉल करोगे, सामने वाली वॉल पर कितना बड़ा मिरर लगा दे, इस वाली वॉल पर कितना बड़ा मिरर लगाएं, ताकि रूम के बीचों बीच अगर आप खड़े होते हो तो आपको अपने पीछे वाली दीवार कंप्लीटली इस मिरर एच के बाई अंदर। थ्री सर H/3। H/3, बट कैसे करते हो इसको? H/3 कहाँ से लाते हो इस कंसेप्ट को? यही वाला सर ये जो वॉल है सर उसका सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल सर, दो ट्राइंगल्स में बनते हैं। सर राइट। वॉल के ऊपर से और नीचे से जो रे आएगी वो आई तक आनी चाहिए। हाँ, मतलब कि अगर हमें इस वॉल को देखना है तो वॉल का टॉप पॉइंट और वॉल का जो बॉटम पॉइंट है, ये दो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। वॉल के टॉप पॉइंट से, वॉल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से कोई रे मिरर पे जाए और वो वापस आपके आई में चली जाए, देन यू कैन व्यू द टॉप पॉइंट ऑफ द वॉल। एंड फॉर बॉटम पॉइंट सिमिलर तरीके से बॉटम पॉइंट से कोई रे जाए और ये रे रिफ्लेक्ट करने के बाद आपके आई में एंटर कर जाए, देन आप बॉटम पॉइंट को भी देख सकते हो। एंड सिमिलरिटी फॉलो करेंगे तो सिमिलरिटी क्या होगी, मैंने कहा था आई बिल्कुल रूम के सेंटर पे है, तो ये वाला पॉइंट हमारा थीटा एंगल पर होगा और ये वाला पॉइंट भी हमारा थीटा एंगल पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से सिमिलरिटी बन रही है। तो यहाँ पर भी थीटा एंगल और यहाँ पर भी थीटा एंगल, देन ये थीटा एंगल और यहाँ पर भी थीटा एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको आप चाहो तो मतलब एक्सटेंड भी कर सकते हो इन रिफ्लेक्टेड रेज को। ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है और ये जो रे, इन रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड कर लो आप पीछे की तरफ। नीड नहीं है, मतलब करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज नहीं करना चाहे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता कोई। बाकी काम ये कर सकते हो आप कि रूम के बिल्कुल सेंटर पे हो, मतलब अगर आपका ये डिस्टेंस एल है तो फिर ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमारा L/2 बन जाएगा, L/2। और अगर ये पूरी हाइट h है तो फिर आई की ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ये हमारी H/2 डिस्टेंस आएगी। तब ये डिस्टेंस H/2 बिल्कुल सेंटर पे मान के चल रहे हैं इसको, एग्जैक्टली एट द सेंटर पॉइंट। और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वगैरह यूज करोगे तो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू, इसको अगर हम y1 डिस्टेंस मान लें y, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये डिस्टेंस भी y होगा। दोनों तरफ से बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन बन रही है, तो ये दोनों y डिस्टेंसेस हैं। और ये जो हाइट बनेगी, ये हाइट, ये टोटल h है, y ये और y ये लेस कर दो तो बीच का ये डिस्टेंस आपका h-2y, ये डिस्टेंस है h-2y और उसका हाफ हाफ, यानी कि इट इज 1/2 ऑफ h-2y। तो tan थीटा अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू बन जाती है, जब ये थीटा बनेगा तो फिर ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। tan of theta will be this distance divided by L/2, which means half h-2y divided by L/2 इक्वल टू, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू y अपॉन दिस टोटल L। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करके यहाँ से कुछ y वगैरह की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये L कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर L/2 टू कैंसिल सब, यानी कि y बराबर यहाँ पर h/3। तो ये h/3 और ये h/3, यानी बीच में भी h/3 है। तो मिनिमम मिरर हमारा ये वाला है, क्योंकि जहां से रिफ्लेक्शन हो रहे होते हैं, मतलब पॉइंट M और ये पॉइंट N है, M और N के बीच में हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट है, इसके ऊपर हमारा वेस्टेज है, इसके नीचे वाला पोर्शन वेस्टेज है। तो h/3 यहाँ पर वेस्ट हो गया, h/3 यहाँ वेस्ट हो गया, तो बचा आपका सिर्फ h/3। अब यही कंसेप्ट ना पिछले वाले क्वेश्चन में लगाना है आपको, सेम कंसेप्ट, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन में लगाना है। बट कैसे लगाएंगे देखो, ये तो वॉल को देखने वाली बात थी, ये जेई का क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो इमेज इसके अंदर कंप्लीटली कब दिखेगी वो समझो आप। पूरी इमेज तब दिखेगी जब पर्सन P2 के टॉप पॉइंट की रे, पर्सन P2 के टॉप मोस्ट पॉइंट की जो रे हो, बिल्कुल जो टॉप पॉइंट से रे जाए, वो रे मिरर से रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्ट करके पर्सन P1 के आई में चली जाए, बिकॉज P1 हमारा ऑब्जर्वर है। तो P2 के मतलब रे फ्रॉम टॉप ऑफ P2, ray from the top of a P2 goes into eyes of P1, ये कंसेप्ट लगा रहे हो, goes into eye of P1। तो इससे होगा क्या कि पर्सन P1 की आंखों को
पर्सन P2 का सर दिख जाएगा, पर्सन P2 के हेड दिख जाएगी उसकी। और सेकंड कंसेप्ट क्या लगाओगे इसमें, सेकंड कंसेप्ट जो लगाओगे, एक तो ये रे डायग्राम बनेगा आपका, और दूसरा रे डायग्राम क्या बनाएंगे, पर्सन P2, इसमें एक क्वेश्चन एक्चुअली मुझे प्रॉपर करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर फॉर P1 टू व्यू फुल इमेज ऑफ P2 एज वेल एज, क्वेश्चन ऐड करें, एज वेल एज फुल इमेज ऑफ हिमसेल्फ, अपनी भी देखनी है उसको, मतलब खुद की भी पूरी इमेज देखनी है और पीछे वाले की भी पूरी इमेज देखनी है। ये दोनों बातें कैसे फुलफिल होंगी? तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर आपको अपनी से ज्यादा हाइट वाले का सर दिखेगा तो अपना भी सर दिख जाएगा आपको, बट लॉजिकल सी बात है। पैर वाले साइड पर क्या करोगे ना, पैर वाली साइड पर, तो ये कभी भी आप मिरर के सामने, कभी भी मिरर के सामने खड़े होकर देखिएगा, कभी भी आप मिरर के सामने खड़े होकर देखो, ठीक है? तो मिरर के सामने क्या होता है कि अगर आपको अपना पैर दिखेगा तो आपको अपने पीछे वाले का भी पैर दिखेगा। हेड के साथ उल्टा होता है, हेड के साथ क्या होता है कि अगर आपको लंबे वाली चीज दिखेगी, ज्यादा हाइट की चीज दिखेगी तो कम हाइट की चीज भी दिख जाएगी। लेकिन फुट वाली साइड पर क्या होता है कि मिरर के जितना क्लोज होते हो आप, अगर ये वाला पॉइंट आपका विजिबल है तो P2 ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। ये कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ये जो कुछ ट्रायंगल बोला जाता है, ट्रायंगल अभी नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। मिरर तो ऐसी चीज है जो घर घर में अवेलेबल है, तो आप इसको करके देख सकते हो। अगर आपको अपना पैर दिखेगा ना, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अगर आप अपना पैर देख सकते हो तो आप अपने से पीछे पड़ी हुई जमीन की सारी चीजें देख लोगे। हाँ, अपने से आगे वाली नहीं देख पाओगे। मतलब अगर आपको अपना पैर दिख रहा तो ये हो सकता है कि आपके पैर और मिरर के बीच में कुछ पड़ा है तो वो ना दिखे आपको, लेकिन पैर के पीछे वाली चीज तो दिख जाएगी। 100% करके दिखेगा इसको। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो रे डायग्राम बनाएंगे वो चेंज करेंगे। मतलब हमें अगर अपना पैर देख ले हम, मतलब P1 खुद का पैर देखे, तो दूसरा रे डायग्राम ये बनाओगे, P1 के पैर से जो रे चलेगी वो P1 के आई में जानी चाहिए, इधर। दैट मीन्स रे फ्रॉम फुट ऑफ P1 गोज इनटू द आईज ऑफ P1। तो इससे क्या होगा, अगर वो अपना फुट देख सकता है तो पीछे वाले का भी पैर दिखेगा उसको, और पीछे वाले का सर देख सकता है तो फिर अपना भी सर देख सकता है। ये दो उल्टा कहानी चलता है। मतलब हाइट के लिए डिस्टेंस वाली चीज देखो और फुट के लिए क्लोज वाली चीज को देखना पड़ता है आपको, क्लोजर चीज को देखिए आप। तो ये दो आपके रे डायग्राम्स बने। अब आपको ये लेंथ निकालनी है M और N के बीच में, ये लेंथ जो M और N के बीच में होगी। तो M और N के बीच की लेंथ कैसे निकालेंगे ये देखो। M और N के बीच की लेंथ, अब ये थोड़ा सा उसमें लगेगा, मैथ लगाइए इसमें। M और N के बीच की लेंथ को निकालने के लिए ना आपको मैथ वगैरह लगानी पड़ेगी। देखो कैसे, तो क्या करेंगे यार, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह करके दिखा देते हैं आपको। पॉइंट M से एक लाइन ड्रॉ करो। हाँ जी सर, ये जो हमने लेग से डिस्टेंस ली ये तो हमने P1 से ली है, P2 से नहीं लेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या होगा, अगर देखिए होता क्या है ना, अगर P1 की मतलब पर्सन 1 के पैर से अगर कोई रे रिफ्लेक्ट करके उसकी आई में जा सकती है तो P2 वाली भी जाएगी। क्यों जाएगी? P2 की कोई भी रे, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम P2 से कोई रे हम दिखाना नहीं चाह रहे, बट पेंसिल से दिखा देता हूँ, पेंसिल से ट्राई कर लेते हैं। अगर हम P2 से कोई रे लिखे आए, मान लो इस पॉइंट पर P2 से अगर हम कोई रे ऊपर की तरफ लेके आए, इसके ऊपर की तरफ, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम P2 से कोई रे लेके जाएं और वो N के ऊपर किसी ऐसे पॉइंट पर स्ट्राइक करे जहां से रिफ्लेक्ट करके आई में चली जाए? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? ये देखो, क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ऐसा रे बन सकता है? सर लेकिन P1 तो ब्लॉक करेगा ना उसका पाथ। मतलब सर वो रे वो P1 नहीं, से, मतलब समझ गया आप बिल्कुल। वो तो देखो भैया, अब दोनों पर्सन्स की चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी थोड़ी होगी, मतलब विड्थ तो उनकी अलग होगी ना। सर ये पूरा ही प्रैक्टिकल ले गया। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ समझ गया, इसकी बात भी सही है कि पर्सन P1 पर्सन P2 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। मतलब वो समझ गया कि रे जो है वो पैर में जाकर के टकरा जाएगी और पीछे लौट जाएगी।
वो आपका सोचना सही है, बट वो कंसेप्ट नहीं ले रहे हम लोग यहाँ पर। मतलब कुछ ना कुछ दाएं बाएं रे निकल जाएगी, ये मान के चलिए। सर पर अगर हम ओके P2 से रे लेंगे तो फिर हमारे लिए मैथमेटिकली इजी हो जाएगा ना। नहीं, मैथमेटिकली इजी की बात नहीं है, मिनिमम वाली बात है ना, मिनिमम वाली बात है। हाँ यस बात मैथमेटिकल की नहीं है। हो सकता है कि P2 वाली रे मिरर पर स्ट्राइक करके आपके आई में चली जाए। तो मान लो P2 वाली रे जिस पॉइंट से स्ट्राइक हो रही है, यहाँ से एन वाले पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से जहाँ पेंसिल बनी हुई है, और यहाँ से आपके आई में चली गई, और आपने पॉइंट एम से यहाँ तक का मिरर यूज कर लिया, इसके नीचे वाले मिरर को आपने रिमूव कर दिया, एन के नीचे वाले मिरर को। तो अगर आप एन के नीचे वाला मिरर रिमूव कर दोगे तो वो पॉइंट भी रिमूव हो गया जिस पॉइंट के रिफ्लेक्शन से P1 को अपना पैर दिखता है। क्योंकि जिस पॉइंट के रिफ्लेक्शन से P1 अपना पैर दिखेगा वो पॉइंट मिरर में नीचे है, और जिस पॉइंट के रिफ्लेक्शन से P2 का रिफ्लेक्शन दिखेगा इसको, वो पॉइंट ऊपर है। यस सर तो हम मिरर M से कौन से पॉइंट तक लें? द पॉइंट फ्रॉम वेयर P2 इज विजिबल और द पॉइंट फ्रॉम वेयर P1 इज विजिबल। और हमें दोनों को देखना है, इनइक्वलिटी टाइप की चीज है ये। तो P2 को जिस यस पॉइंट सर। को, हाँ, P2 को जिस पॉइंट के रिफ्लेक्शन से देख रहे हो वो ऊपर की तरफ है, और P1 को जिस पॉइंट के रिफ्लेक्शन से देख रहे हो वो नीचे है। तो आपको यहाँ तक का मिरर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप P1 को मिस कर जाओगे, P1 नहीं देख पाओगे फिर। ओके सर हाँ जी। अब कंसेप्ट क्या लगाओगे इसमें? बाकी तो मैथ है। इसके बाद आप पॉइंट एम से ना एक सीधी लाइन बनाओ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करो। ये दोनों एंगल थीटा थीटा मान लें। तो पहले वाले फिगर में टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, पहले वाले फिगर में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लिखोगे तो कितना होगा यार, पहले अगर देखा जाए कि, और ये दूसरा वाला तो आसानी से निकल सकता है। पर यहाँ से पॉइंट एन से जब आप एक स्ट्रेट लाइन लाओगे ना पॉइंट एन से, तो ये चीज तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पॉइंट एन से जब जाओगे तो ये पर्सन अगर h1 हाइट का था तो ये डिस्टेंस आपका h1/2, और ये डिस्टेंस भी हमारा h1/2। ज्योमेट्री यूज करो आप इसके अंदर, ये डिस्टेंस। और हम क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर ये वाली हाइट को y मान लेते हैं, ये डिस्टेंस आप y मान लो। सर वाई भी तो ऐसे निकल आएगा सर, h2 माइनस h1/2 L1। हाँ, मतलब निकल जाएगा, क्योंकि ये, और तो इससे ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपका h2 माइनस h1 माइनस y है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका। मतलब ये कहने का मतलब, ये सब हमारा बताने का तरीका नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम टाइम पर ना आपको करना ही पड़ेगा। वैसे भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो ज्योमेट्री तो लगेगी ही लगेगी। तो tan थीटा ऊपर वाले ट्रायंगल में h2 माइनस h1 माइनस y डिवाइडेड बाय ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम अलग पेज पे करके दिखा दे रहे हैं, इसकी वर्किंग अलग कर दे रहे हैं। तो ये लगाओ tan थीटा बराबर h2 माइनस h1 माइनस y अपॉन L2, और वही tan थीटा इसे छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये y अपॉन ये डिस्टेंस L1 इक्वल्स टू y अपॉन L1। इससे y निकाल लो कितना आ रहा है, बस अब y की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए इसके थ्रू। और आंसर क्या हुआ मेरा? आंसर ये m से n तक का है, तो m से लेकर के n तक की डिस्टेंस कितनी है, फ्रॉम m टू फ्रॉम n। अगर ये लेंथ निकालनी हो m से n तक की, सर y प्लस h1/2। y प्लस h1/2, तो y निकालना है, y यहाँ से निकल जाएगा, इसके थ्रू y निकल जाएगा। और जो भी y की वैल्यू है उसमें h1/2 ऐड कर दो, तो ये मिनिमम साइज ऑफ मिरर होगा जिसमें पर्सन P1 खुद को भी देख सकता है और P2 को भी देख सकता है कंप्लीटली। मतलब सर से लेकर पैर तक का पूरा डिस्टेंस दिखेगा उसको, पूरी इमेज दिखेगी। तो ये मिनिमम साइज के क्वेश्चन है। मतलब इनमें मेन कंसेप्ट ये लगाना होता है कि आप रे डायग्राम क्या फॉलो कर रहे हो। तो हेड के केस में सबसे लंबे वाले आदमी का हेड, और पैर के केस में सबसे आगे वाले आदमी का पैर, ये कंसेप्ट लगाइए। सर ये दोनों रेस सेम एंगल पर ही जाएंगी थीटा पे? नहीं, थीटा नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। ये तो थीटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो सेम एंगल बनाएंगी। यहाँ पर अलग एंगल बनेगा, यहाँ पर बीटा बीटा बनेगा कुछ, ये तो अलग अलग है। बट ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बना रहे हो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिरर के नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसको करिएगा ट्राई, इसको यार क्वेश्चन को। और देखो
कुछ रैंडम से क्वेश्चंस और बता दें आपको। देखो प्लेन मिरर में ना, मतलब एक तो ये साइज वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज के मोशंस को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं इन प्लेन मिरर, तो वो भी देख लो एक बार कैसे होगा। हालांकि वो टॉपिक आसान होता है, फिर भी क्या लॉजिक लगाते हो यार आप कि अगर किसी भी मिरर में, प्लेन मिरर की बात करें और मिरर में और प्लस ऑब्जेक्ट में ये सब कुछ मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट भी चले मिरर भी चले, तो फिर आप इमेज की क्या वेलोसिटी दिखाओगे? लाइक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हम वीओ से इंडिकेट करें और मिरर की वेलोसिटी को वीएम से इंडिकेट करें, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज को, इनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज को, तो जो इमेज पॉइंट होगा वो कितनी वेलोसिटी से क्या किधर जा रहा होगा, पॉइंट ऑफ इमेज जो बनेगा। 2v0। तो नहीं नहीं, दोनों चल रहे हैं यार, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। सर v0 प्लस 2 vm। हाँ, और मिरर भी मोशन में है, बात मानिए। क्वेश्चन में हो सकता है कोई एक रेस्ट पे हो, तो सर ऑब्जेक्ट मिरर के मोशन। रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखेंगे ना। हाँ हाँ, तो बेसिकली ये देखो ना यार, कोई एक काम करो ना, अपना ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान लो, तो ऑब्जेक्ट से मिरर अगर हमारा एक्स एम डिस्टेंस है मान लो, और ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस एक्स आई हो, सीधा सा लॉजिक। तो हमको ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, तो मतलब एक्स ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट और एक्स ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। बेसिक मैथ लगा सकते हो उसमें, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो d of x of I with respect to object is 2 times d of x of m with respect to object, जिसको आप ये कह सकते हो अपॉन dt डिफरेंशिएट करने पर। तो dx by dt मतलब कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, फिर से बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेक्टर फॉर्म में चलेंगे, इमेज की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी इज 2 टाइम्स। यहाँ पर मिरर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, सो वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लगाओगे। अब इसको जब फॉलो करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज शुड बी इक्वल टू, सब उधर लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ वी ऑफ मिरर एंड माइनस वी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेसिक कंसेप्ट लगाओ। बट ये कंडीशंस तब होंगी, ये सारे रिजल्ट्स तब काम करेंगे जब ये सारे के सारे मोशंस जो हैं वो मिरर के नॉर्मल है, मोशन अलोंग नॉर्मल टू मिरर, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर जा रहे हो आप, मिरर के पैरेलल कोई मोशन नहीं होना चाहिए, मिरर के परपेंडिकुलर मोशंस की बात हो रही है। अगर मिरर वाई एक्सिस पर है तो मोशन एक्स एक्सिस पर हो रहा है, मिरर एक्स एक्सिस पर है तो बॉडीज वाई एक्सिस पे जा रही है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशंस के लिए ये रिजल्ट काम करेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रिजल्ट है हमारा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और पैरेलल वाले में एक्चुअली कंसेप्ट नहीं होता, पैरेलल वाले में क्या होता है, अभी इसका एग्जांपल करके दिखा देते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल करके देख लो आप क्या बनेगा। तो एज एग्जांपल अगर इस फॉर्मूले को यूज करना चाह रहे हो तो ये कर सकते हो कि अगर हम परपेंडिकुलर साइड्स की बात करें कि कोई एक पर्सन है और वो इस तरफ चले 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और मिरर राइट साइड डायरेक्शन में चल रहा हो बाई 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस इमेज की क्या बनेगी, जो इस पर्सन की इमेज पॉइंट होगी, इमेज ऑफ पर्सन, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये लगाओ वेक्टर वाला कंसेप्ट, तो वेलोसिटी ऑफ दिस इमेज विल बी, अगर वेक्टर कंसेप्ट लगा जिसमें राइट साइड पॉजिटिव मान लेते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लेते हैं, तो 2 टाइम्स मिरर की वेलोसिटी यानी कि 2 into 8 माइनस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नेगेटिव साइड है तो -4 20 मीटर पर सेकंड, सर तक ध्यान से करिए, 20 मीटर पर सेकंड वेक्टर साइन कन्वेंशन है, ऊपर एरो लगा है वेक्टर का, तो 2 into vm माइनस vo, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड है तो यहाँ पर माइनस वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड पॉजिटिव आंसर आता है। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब इसकी इमेज राइट साइड डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगी। इस तरीके से इसको यूज करेंगे ऑब्जेक्ट और मिरर के केस में, दोनों अगर चल रहे हो।
कोई एक चल रहा अच्छी बात है, मतलब मिरर रेस्ट पे है तो Vm 0 कर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो Vo 0 कर दीजिएगा। एक और एग्जांपल इसका दिखाएं, अगर एक और एग्जांपल है, तो इसमें ये है, क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये दो मासेस हैं यहाँ पर M1 M2 करके, ये दो मासेस है, और M1 का जो रियर साइड है वो एक मिरर है, ग्लास है, ऑब्जेक्ट M1 के इस तरफ मिरर पेस्टेड है, और ये एक स्प्रिंग से अटैच है प्लस एक स्प्रिंग से अटैच है, थ्रेड है। स्प्रिंग और स्प्रिंग दोनों चीजें हैं, स्प्रिंग भी है और स्प्रिंग भी है, और ये स्प्रिंग कंप्रेस है, यहाँ पर स्प्रिंग में कंप्रेशन है यहाँ पर, और वो कंप्रेशन आपको दे रखा है x0 का। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और स्प्रिंग से बांध रखा है। तो जैसे ही स्प्रिंग को काटेंगे, स्प्रिंग को कट करेंगे, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से M1 और M2 एक दूसरे से दूर जाएंगे, यहाँ पर M1 इस तरफ जाएगा और M2 इस तरफ आएगा। तो आफ्टर स्प्रिंग इज कट, after the string is cut, find maximum velocity of the image of M2, find the maximum velocity of image of this block M2, क्योंकि M1 में मिरर लगा है तो M2 की इमेज M1 में बन जाएगी एक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ M2 आपको फाइंड आउट करना है, क्या बनेगी, सीधा से ये क्वेश्चन है। तो स्ट्रिंग इज कट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ M2 क्या बनेगा, देखो। तो पहली बात तक जब ये, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये मानना है μ0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस, तो आप मैकेनिक्स के हिंट समझ जाओगे। मैकेनिक्स में क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही स्प्रिंग कट करेंगे, कंप्रेस्ड स्प्रिंग की वजह से M1 M2 एक दूसरे से दूर जाएंगे, और मैक्सिमम वेलोसिटीज तब आएंगी जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाए, क्योंकि तब स्प्रिंग की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो M1 और M2 में इसकी M2 की एक V2 वेलोसिटी दिखाएंगे, M1 की V1 वेलोसिटी दिखाएंगे। M1 मिरर है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए स्प्रिंग को अनडिफॉर्म होना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे कि जितना ये स्टार्टिंग में कंप्रेस था उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x0 स्क्वायर, अनडिफॉर्म्ड होने के बाद इन दोनों मासेस की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन सेम, बिकॉज मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि M1 V1 का मोमेंटम पॉजिटिव, M2 V2 का नेगेटिव मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम, बट इनिशियली ये रेस्ट पे है, इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। इसको लेकर के अब आप क्या करो, V1 और V2 की वैल्यू सॉल्व करिए, आप V1 सॉल्व करिए, V2 सॉल्व करिए x0 के फॉर्म में, वैल्यू ऑफ V1 V2 इन टर्म्स ऑफ x0। तो ये तो हो गया मैकेनिक्स का पोर्शन। ऑप्टिक्स के पोर्शन में यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि V1 और V2 में मिरर M1 हमारा ऑब्जेक्ट, M1 मिरर है, तो एक तरीके से मिरर की वेलोसिटी V1 हो गई, और M2 हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी V2 हो गई। सो मिरर मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है V2 वेलोसिटी से। सो अब आप लगाओगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब निकालेंगे ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए यही कंसेप्ट लगाएंगे, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर हमारे लिए ब्लॉक M1 है जिसकी वेलोसिटी V1, तो 2V1 माइनस ऑब्जेक्ट हमारे लिए M2 है, उसकी वेलोसिटी माइनस V2 है वेक्टर में, तो जब यहाँ माइनस V2 करोगे तो ये प्लस ऑफ V2, और यहाँ पे जो V1 V2 निकाला है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, मतलब इन दो इक्वेशन से जो भी आपका V1 V2 आ रहा है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनल जाकर के तब हमारी इमेज की मैक्सिमम वेलोसिटी का केस आएगा। और मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अब सारी एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो ऑब्वियस से बात है दोनों चीजें मैक्सिमम स्पीड पर चल रही होंगी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का केस लेके चल रहे हो इस टाइम पर, तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ M2 बनेगा। बाकी आप सॉल्व करो, तो मतलब
90% तो ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, 10% एक ऑप्टिक्स का बीच में एक पार्ट लगाया जा रहा है, और वैसे भी मोशन का क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा मैकेनिक्स का ही होगा, ऑप्टिक्स उसमें नाम मात्र की होगी सर, काम थोड़ी बहुत। ठीक है, मिरर के पैरेलल अगर मोशन है, दैट मींस मोशन पैरेलल टू मिरर, तो ये भी देख सकते हो मिरर के पैरेलल, ये मिरर के परपेंडिकुलर था, तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि अगर एक मिरर है और उसके पैरेलल कोई चीज चले, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में मान ले कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट मूव करे विथ वी वेलोसिटी इसके पैरेलल, तो नेचुरल सी बात है इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पर पीछे, क्योंकि इमेज और पर्सन और उसकी इमेज हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, तो पर्सन ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगी विद द सेम वेलोसिटी v। तो पैरेलल वाले में कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वही वेलोसिटी उसके इमेज की, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी सेम, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। परपेंडिकुलर वाले के लिए ये फॉर्मूला है, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर चलेंगे तो ये वाला कंसेप्ट, पैरेलल चलेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम वेलोसिटी पर। और अगर जनरलाइज कर दे, आप इसको रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हो तो देख लो क्या रिजल्ट आएगा, अगर इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो क्या रिजल्ट बनेगा। मिरर ऑब्जेक्ट में अगर हम किसी एंगल पर वेलोसिटी रखते हैं इसकी, तो एंगल हम थोड़ा सा कॉमन एंगल यूज करने जा रहे हैं 37 डिग्री और 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वाला केस, और ये राइट साइड डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। चेक करके देखो इसके इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी। तो जैसे मैकेनिक्स में आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट करते हो, ज्यादातर क्वेश्चंस में आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन में रिजॉल्व करते हो। ऑप्टिक्स में चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो आगे कोई भी मिरर हो, ऑप्टिक्स में आप हमेशा मतलब यूजुअली जो दो डायमेंशन चूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, दो डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं, तो दो डायमेंशन में एक हमेशा आप परपेंडिकुलर टू मिरर का डायमेंशन रखते हो और एक डायमेंशन हमेशा पैरेलल टू मिरर, चाहे स्फेरिकल मिरर करो चाहे आप प्लेन मिरर करो चाहे आगे लेंस भी करोगे तब भी यही लगाओगे। तो जब भी कोई कंपोनेंट्स किए जाएंगे वेलोसिटी के या एक्सेलरेशन के, वो कंपोनेंट्स हमेशा इन दो डायरेक्शंस में होंगे, एक कंपोनेंट होना चाहिए मिरर के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट करो आप मिरर के पैरेलल। तो वो कंपोनेंट्स अगर यहाँ पर करेंगे तो ऑब्वियसली 10 का इधर वाला कंपोनेंट और 10 का इधर वाला कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स करेंगे, एक मिरर के परपेंडिकुलर एक मिरर के पैरेलल। 10 cos 37 8 आ जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और 10 sin 37 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसके बाद वो कंसेप्ट लगाएंगे कि जो पैरेलल वाली वेलोसिटी आई है ना मिरर के पैरेलल में 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, सर ऊपर ही जाएगा बस, तो ये तो ऊपर ही जाएगा, ये तो 6 उधर ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, पैरेलल वाला सेम रहेगा। और परपेंडिकुलर वाला आप उस फॉर्मूले से लाओ, परपेंडिकुलर वाला इससे लाओ 2 times वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट करके ले आओ। पैरेलल टू मिरर में तो कंसेप्ट ही सेम है ना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, यस सर, जीरो है। पैरेलल वाले में डिफरेंस नहीं है, परपेंडिकुलर वाले का रिलेशन है। अब ये रिलेशन यहाँ लगा लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हाँ जी, तो 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 सर 0 माइनस ऑब्जेक्ट, हाँ वो भी 8 है, तो 0, यानी कि इमेज सिर्फ ऊपर चलेगा। थोड़ा सुनने में अजीब लगे, हो सकता है आप क्वेश्चन जब आप पहली बार आंसर दोगे तो यार थोड़ा सा अजीब लगे कि ये क्या हो रहा है, ये एंगल पर चल रहा है और ये वाई डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो डेटा कुछ इस तरीके से लिया हुआ है इसलिए हो रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ ऐसी है। अभी यहाँ पर अगर हम 10 की जगह कुछ और कर दें, 10 की जगह आप 15 ले लो, तो 15 लेते ही यहाँ पर 8 की जगह कुछ और वैल्यू सर आएगी, प्रैक्टिकल भी जीरो हो जाएगा। मतलब इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर होगा ना यार। देखो ये कोई लॉ तो बन नहीं रहा हमारे लिए कि जो फंडामेंटल लॉ आप इसको कह सकते हो कि आप मिरर के न्यूमेरिकल्स में मोशन को हमेशा दो डायरेक्शन में देखेंगे, एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मिरर के लिए और एक डायरेक्शन पैरेलल टू मिरर के लिए, बस इस रूल से। अब किसी में 0 आएगा किसी में नहीं आएगा, इसको हम लोग पहले से नहीं बता सकते। जैसे कि एक और एग्जांपल देखूं, इसमें भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। इसमें कहते हैं कि ये दो मिरर्स है मान लो एंगल थीटा पर,
और ये प्रॉब्लम बढ़ेगी जब आप इंक्लाइंड मिरर्स में जाओगे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, बिकॉज इंक्लाइंड मिरर्स में नंबर ऑफ इमेजेस कई सारी हैं, तो अब कौन से इमेज की वेलोसिटी की बात की जा रही है, ये एक प्रॉब्लम बन जाता है, काफी टफ हो जाता है वो चीज। तो फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि ये दो मिरर्स हमने थीटा एंगल पर लिए, ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल पर लिए, और एक हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया है, और ये ऑब्जेक्ट मतलब मिरर 1 और मिरर 2 में से मिरर 1 के पैरेलल चल रहा है, मिरर 1 के पैरेलल चल रहा है विद सम वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री है। तो एक्चुअल में इसकी दो तो मिनिमम इमेजेस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ इमेजेस कम से कम दो बनेंगी। एक्चुअल में नंबर ऑफ इमेजेस तो आप देख, कल बताया गया था एंगल बिटवीन मिरर पर डिपेंड करता है, 150 डिग्री के एंगल पर कितनी इमेजेस बनेंगी वो एक अलग कंसेप्ट है, बट दो तो कम से कम बनेंगी। दो इसलिए बनेंगी कम से कम, मिनिमम दो इमेजेस इसलिए बनेंगी, एक इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इमेज बनेगी M1 में I1, और एक इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इमेज बनेगी M2 में I2। अब आप बताओ ना कि I1 और I2 की वेलोसिटीज क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ I1 क्या लिखेंगे एंड वेलोसिटी ऑफ I2 क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ I1 एंड वेलोसिटी ऑफ I2। सर सर I1 I1 की की तो तो 4 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही पर होगी, सेकंड, और फिर I2 की तरफ कंपोनेंट ले लेंगे परपेंडिकुलर पैरेलल। हाँ सर, हाँ, तो I1 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, I1 तो सेम चलेगा, 4 है तो ये इसके पैरेलली 4 से चलाओगे, ये तो ठीक है। और I2 वाले में तो I2 सर वाले उसको में रिजॉल्व सर करना पड़ेगा I2 सर। cos 60 सर मिरर 2 के लेके सर रिजॉल्व करना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट लगाते रहिए कि कभी आप एक लाइन बनाओ जो cos 60 ले लेंगे। मिरर 2 के 90 पर हो, तो उस लाइन उस, हाँ ठीक है। अब ये एंगल आपको देखना पड़ेगा ज्योमेट्री से कितना बनेगा, यहाँ पर ये 30 बन रहा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा मतलब जो इसके परपेंडिकुलर से, ये वाला मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बना करके देख सकते हो कि कितना एंगल बनेगा, वहां पर 60 बन जाएगा वो। तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 4 cos 60 यानी कि 2, और परपेंडिकुलरली कंपोनेंट आएगा 4 sin 60 यानी कि 2√3, और मिरर M2 रेस्ट पे है, तो मिरर M2 रेस्ट पे है, तो आप वेलोसिटी देख लो क्या बनेगी। तो अगर मिरर रेस्ट पे हो जाए, Vm 0 हो जाए, तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में एक माइनस साइन लग रहा है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जाएगा, तो ये इमेज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आएगी, इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। और इस M2 के पैरेलल वाला कंपोनेंट यानी कि 2√3, तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। पैरेलल में सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर में यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, बिकॉज Vm 0 हो गया तो Vi इज माइनस ऑफ Vo। इस तरीके से निकाल सकते हो कि ये I2 की वेलोसिटी हो गई, ये I1 की वेलोसिटी हो गई। बस ये फॉलो करते रहो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लेन मिरर के किसी भी न्यूमेरिकल में तुमको दिक्कत नहीं होगी। आप दो डायरेक्शंस में हमेशा रखना, परपेंडिकुलर टू मिरर और पैरेलल टू मिरर, कभी प्रॉब्लम नहीं होती है न्यूमेरिकल करते वक्त, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब इसकी असाइनमेंट देंगे ना, तो उसमें असाइनमेंट्स में क्या करोगे, प्लेन मिरर की असाइनमेंट देंगे आपको, उसमें और क्वेश्चंस होंगे, बाकी चीजें क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस की जाएंगी, क्या क्या कर रहे हैं। ब्रीफली थोड़ा सा ये देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स को। तो डेफिनेशंस पार्ट थोड़ा सा स्किप करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह जो है, बिकॉज वो सब बेसिक चीजें हैं। दो मेन पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हो आप, एक फोकल लेंथ के बारे में और एक मिरर इक्वेशन के बारे में, कि स्फेरिकल मिरर्स में मिरर की इक्वेशन क्या बनती है और फोकल लेंथ क्या होती है, दो मेन पॉइंट्स। बाकी डेफिनेशन थोड़ा सा आप अपने लेवल पर पढ़ो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, उसका पोल वगैरह क्या होता है। तो ये डेफिनेशंस ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में बताई जाती है। तो ये मिरर का एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं पर हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फोकल लेंथ के साथ, कि फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा फोकल लेंथ की तरफ जंप करो। डेफिनेशन ये कहती है कि आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में कोई रे इंसिडेंट कराते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे इंसिडेंट कराओ, और वो रे
रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाती है, जिस भी पॉइंट पर गई उसको फोकस का नाम दे सकते हो, एंड पोल टू फोकस में ये डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, पोल टू फोकस को स्मॉल एफ का फोकल लेंथ। डेरिवेशन इसकी बड़ी आसान है, सिंपल से डेरिवेशन है, वो ये कि अगर ये इंसिडेंट रे, जो ये रे इंसिडेंट हुई है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट पर मानेंगे, मतलब हाइट ऑफ रे h है, h इज द हाइट ऑफ द इंसिडेंट रे, एक्सिस से h हाइट पर है वो। यहाँ पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एज अ नॉर्मल लाइन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, दोनों तरफ सेम एंगल, इधर का एंगल बराबर बराबर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का पूरा डिस्टेंस रेडियस कहलाता है कैपिटल आर। तो फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस वो आर माइनस एफ कह दोगे। सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसको ए नाम दे दो अगर, तो ये चीज हमारी रेडियस के बराबर हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर के सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, ये थीटा है और ये लाइन एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ पर भी थीटा बन जाएगा आपको, और फिर ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा। साइन रूल अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इसको जिसको मैं पेंसिल मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें पेंसिल मूव कर रहे हैं, इस वाले में साइन रूल अप्लाई कर दो। साइन रूल अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ दिस एंगल विच इज 180 माइनस 2 थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय इसके सामने आर इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल थीटा जो कि पॉइंट ए पर बन रहा, साइन थीटा पॉइंट ए वाला, और उसके सामने वाली लेंथ आर माइनस एफ। तो ये इसका प्रूफ है साइन रूल से, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा एफ इक्वल टू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पर कॉस थीटा, इसको आप चेक करना है, यहाँ पर साइन 2 थीटा आ जाएगा, उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर लो, साइन थीटा ऊपर से कैंसिल कर जाएगा, और एक दो स्टेप करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, फोकल लेंथ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ साइन 2 थीटा लिखो, उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा करो, इधर का साइन थीटा इधर के साइन थीटा से कैंसिल आउट करके और एडजस्ट करके देखोगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू ये बन जाएगी आर माइनस आर बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू को मिरर की उस रे की हाइट में ला सकते हो, कॉस थीटा को हाइट के फॉर्म में ला सकते हो, तो फोकल लेंथ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा यहां से देखेंगे यार, यहाँ से क्या करो आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन रे तक लेके जाओ, ये 90 डिग्री बना, ये मिरर उस रे की हाइट हो गई, ये लेंथ हमारी आर है, कॉस ऑफ थीटा तो ये आर है, ये एच है, ये लेंथ आप पाइथागोरस से निकाल लोगे, एंड कॉस ऑफ थीटा उसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से आ जाएगा। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट बनेगा जब कॉस थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि आर है, ये आर स्क्वायर बन जाएगा। फाइनली ये फॉर्मूला बनता है फोकल लेंथ का जनरलाइज फॉर्मूला, दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्मूला कह सकते हो आप। जनरलाइज फॉर्मूले में फोकल लेंथ यही है, दैट इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन फॉर फोकल लेंथ, जिसमें ये क्लियर हो गया कि फोकल लेंथ दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। फोकल लेंथ दो बातों पर डिपेंड कर रही है स्फेरिकल मिरर के, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और प्लस हाइट ऑफ रे पर, रे कितनी हाइट पर है एक्सिस से उस पर डिपेंड करता है फोकल लेंथ, और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ। इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ। और ज्यादा हाइट पे जाएंगे ना, अगर आप h इक्वल टू 0 ले लो, कंपेयर करो, फॉर h ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, मतलब कि अगर जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज आ जाए, तो जो रे हुई मतलब रे क्लोज टू एक्सिस, रे क्लोज टू एक्सिस है, इसको पैरा एक्सेल रे भी कहा जाता है, इसको पैरा एक्सेल भी मानते हो, पैरा एक्सेल रे। तो अगर h अगर आप टेंडिंग टू 0 करेंगे तो फोकल लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस है पैरा एक्सेल रे के लिए। और अगर मैं h को मैं इंटेंशनली अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू पुट करने जाता हूँ और h की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ r रूट 3/2,
मेरे को पता है पहले से ये वैल्यू, इसलिए मैं कर सकता हूँ। क्या आंसर आएगा अगर h बराबर r√3/2 के बराबर रखे तो इसकी वैल्यू जो बनेगी हाइट h बराबर r√3/2, यहाँ पर पुट करके देखो h² हो गया 3r²/4। r/2 नहीं, चेक करो फोकल लेंथ, एक बार चेक करके 0 जीरो फोकल लेंथ, ये मतलब इसका मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी फोकल लेंथ रिड्यूस करती जाएगी। सबसे ज्यादा फोकल लेंथ होती है जीरो हाइट वाले रे के लिए, और जैसे जैसे रे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाती है फोकल लेंथ की वैल्यू कम होती चली जाती है। और इनफैक्ट अगर मैं हाइट की वैल्यू इससे ज्यादा लेके जाऊं ना, h की वैल्यू मोर देन r√3/2 लेके जाऊं पहली बार, बट r से कम रखूं, r से कम तो वैसे भी रखोगे आप, मिरर के ऊपर तो चले नहीं जाओगे, तो फोकल लेंथ नेगेटिव में चला जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका भाई? सर मिरर के पीछे हो जाएगा वर्चुअल वर्चुअल इमेज नहीं बोलो यार, इसमें अब यहाँ गड़बड़ होने लगी, धीरे धीरे अब गड़बड़ के पॉइंट आने लगे। देखो कोई भी इन्वर्टेड स्टेटमेंट नहीं, इमेज तो बनी नहीं रही अभी, तो फोकल लेंथ की बात हो रही है, इमेज की बात ही नहीं हो रही है। हमने इमेज की तो कोई बात ही नहीं की अभी, अभी तो आप फोकल लेंथ में बात कर रहे हो। हम लोग कह रहे हैं कि एक्सिस के काफी क्लोज अगर रे है, एक्सिस के बहुत ज्यादा क्लोज अगर आप रहे हो, जिसको पैरा एक्सेल कहते हो, तो इनका फोकस हाफ ऑफ रेडियस पर है, मतलब ये रेज रिफ्लेक्ट करके r/2 पर फोकस करेंगे। सो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन जाए, मतलब फोकस इज एट r/2, किसके लिए? जिस रे की हाइट काफी जीरो है, टेंडिंग टू जीरो है। और हमारे सिलेबस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप। देखो ये हमारे सिलेबस का वैसे तो पार्ट है, ऑफिशियल सिलेबस में यही चीज है, मतलब आपको यही बताया जाएगा कि फोकल लेंथ r/2 होता है, बट रियलिटी में फोकल लेंथ सबके लिए r/2 नहीं है। जो रे जिसकी हाइट ये है r√3/2, तो अगर कोई रे आप r√3/2 की हाइट पर इंसिडेंट कराओ तो उसका फोकल लेंथ जीरो है, मतलब कि वो रिफ्लेक्ट करके पोल पे जाएगा, पोल उसके लिए पोल ही फोकस होगा, पोल ही उसके लिए फोकस कहलाएगा, पोल और फोकस में डिस्टेंस नहीं है। और इसके बियॉन्ड अगर कोई रे लेके जाते हो तो उसका फोकस पोल के राइट साइड पर है, यानी पॉजिटिव फोकस आएगा उसके लिए, मतलब पॉजिटिव मतलब इस तरफ आएगा, पॉजिटिव का मतलब पोल के राइट साइड होगा। क्वेश्चंस में इसका दिक्कत नहीं आएगा, न्यूमेरिकल करने के लिए आप फोकल लेंथ r/2 ही लोगे, अनलेस अंटिल आपके लिए स्पेशल पैराग्राफ ना बना दिया जाए कोई, या फिर पैराग्राफ कंपोज करें और कंपोज करके ये सब चीजें पूछी जाए अगर, तब तो इसके आंसर दोगे, एल्स नहीं। इन्फो में आ चुका है क्वेश्चन, ये इन्फो 2014 में, मतलब सेकंड स्टेज जो फिजिक्स ओलंपियाड का है, उन्होंने पूरा पूरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इसी के ऊपर दिया हुआ है, कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन दिस फोकल लेंथ, NSE-EP के बाद वाली स्टेज जो बता रहा हूँ आपको। तो उसमें 5 या 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन उनका इसी के ऊपर था, उन्होंने जो रे की हाइट ली हुई थी वो इससे ज्यादा थी, r√3/2 से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे थे, तो और उसके फोकस को लेकर के क्वेश्चन था। आप इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का चेक करना, पेपर 2014 वाला, या 13 या 14 में से कंफ्यूजन है, आप पेपर कंफर्म करना। तो जेई में भले नहीं पूछेंगे आपसे, न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के अलावा बाकी जगहों पर पूछ सकते हैं, KVPY में पूछ सकते हैं, NSEP में पूछ सकते हैं इसको, और जेई में भी पूछ सकते हैं। अगर मैं, ऐसा नहीं है कि वो कसम खा ली है कि पूछेंगे ही नहीं कभी, पैराग्राफ बना करके तो पूछ ही सकते हो कि फोकल लेंथ क्या होगा। इनफैक्ट मैंने कुछ चीजें अभी छोड़ दी हैं, बट वो अभी डिस्कस करेंगे तो आप लोग कहोगे कि क्या हो रहा है ये। एफ और एच में ग्राफ ड्रॉ करके देखो आप, आई मीन ये पोर्शन फिर से आपके लिए होगा, मैं नहीं करने वाला इसको। कैसा ग्राफ बनेगा अगर एफ और एच में दिखाना हो? ये इतनी हिंट है, h=0 पर फोकल लेंथ r/2 है, h=0 पर, और h बराबर
r√3/2 पर फोकल लेंथ 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 फोकल लेंथ है, यहाँ पर r/2 फोकल लेंथ है। ठीक है, तो लगभग, और ये भी क्या बताए, हिंट क्या मतलब आंसर ही आ गया। ये तो ऑब्वियस है कि ये लीनियर ग्राफ तो बन नहीं रहा कहीं से भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कुछ कर्व बनेगा, वो कर्व कैसा होगा ये आप जज कर लेना। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कर्व ऐसे बनेगा, आई मीन कॉनकेव कॉन्वेक्स को लेकर के हमेशा डाउट होता है, तो ये तुम लोगों पे छोड़ रहे हैं, कैसे चेक करोगे कि कर्व ये वाला बनना है कि ये वाला बनना है। आइडिया क्या लग रहा है वैसे, गेस कर सकते हो, आई मीन बिना बिना मैथ में घुसे गेस कर सकते हो, विदाउट मैथ आप अंदाजा लगा सकते हो क्या होगा इसका, अंदाजा लगा सकते हो मतलब। सर नीचे से बनेगा। और नीचे से। ये वाला यस सर। देखो, चलो देखना एक बार, वैसे मैथ लगा के देखना, बट मैं क्योंकि फिजिक्स में कभी कभी लॉजिक्स लगाए जाते हैं बार बार। देखिए एच, मैं क्या कह रहा हूँ कि एच इक्वल टू 0 और 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, मतलब एच टेंडिंग टू 0 पर फोकल लेंथ लगभग कांस्टेंट रहेगा, मतलब 0 के आसपास एक लगभग कांस्टेंट ग्राफ आना चाहिए, 0 के थोड़ा सा आसपास लगभग कांस्टेंट ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है कि ये वाला, मतलब अगर आप ऐसे चलते हो ऊपर वाला, बस ऊपर वाला ग्राफ आएगा। ऊपर वाला। मतलब ये कुछ बेसिक चीजें होती है जहां से ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर ना ऑप्शन से एलिमिनेट किए जाते हैं या सेलेक्ट किए जाते हैं। मतलब जब कभी आप सब्जेक्टिवली सॉल्व ना कर पाए ना क्वेश्चन को, आई मीन टाइम कम हो या जो भी रीजन हो, और क्वेश्चन अप्रोच ना कर पाओ, तो कुछ इस तरीके के मेथड्स भी देखे जाते हैं जहां पर थियोरेटिकल कंसेप्ट हेल्प कर देते हैं कि 0 पर और 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फोकल लेंथ लगभग सेम वाली है, तो कुछ कांस्टेंट टाइप की ग्राफ चलेगी शुरुआत में, बिगिनिंग में कुछ कांस्टेंट जैसा ग्राफ आएगा, बाद में डिक्रीज कर जाएगा। ये वाला ग्राफ तो बिगिनिंग से ही डिक्रीज हो गया, पहले ही डिक्रीज कर गया, अचानक से डिप कर गया। तो इस तरीके से गेस कर सकते हो कि यार लीनियर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन बनना नहीं है, कर्व बनना है, कर्व में भी शुरुआत में कांस्टेंट बनना है, तो ऐसा ही कुछ होगा। और इतना डेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कुछ डेयर करने पड़ते हैं, आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप ये उम्मीद करके जा रहे हो कि मैं एक एक क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, 25 मैथ में, 75, 3 आवर्स का टाइम, और एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तो फिर तो हो चुका, आपका पेपर ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो ना टॉप स्कोर वाले, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की इनकी ये स्किल होती है कि ये ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं जो नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस या जिनके ऑप्शंस सिंबल्स के फॉर्म में है, जिनके ऑप्शंस न्यूमेरिकल फॉर्म में है, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल फॉर्म के ऑप्शन है तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनके ग्राफिकल ऑप्शंस हैं, सिंबॉलिक ऑप्शंस हैं, ऐसे भी आप कभी भी क्वेश्चन पेपर को देखना, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिक ऑप्शंस नहीं होते, कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नॉन न्यूमेरिकल यानी कि अल्फाबेटिकल सिंबल्स के फॉर्म में होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन एलिमिनेट करना ज्यादा इजी है। कई सारी ट्रिक्स होती है, ग्राफ में ट्रिक्स हो जाती है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट देख लिया, पता चला कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज में कभी कभी आप वो वैसे भी आप लोग करते हो, डायमेंशंस वगैरह मैच कर लेते हैं कभी कभी लोग डायमेंशनली, या इतना एक आध वेरिएबल के बारे में मालूम चल जाता है कि न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगाना जिसको बोलते हो आप। और ये एक दिन में तो होगा नहीं, मतलब आप अभी भी जो क्वेश्चंस लगाया करो ना, जितने क्वेश्चंस अभी भी लगाते हो, उनमें ये सब चीजें डेवलप करो। हर चीज अगर आप पेन पेपर लेकर के सॉल्व करने बैठोगे, पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं होगा, कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। तो देखिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर ग्राफिकल ऑप्शंस हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन में किसी में ग्राफ के ऑप्शंस हैं, तो ये मान के चलो कि वो आपका मैथ नहीं चेक कर रहे हैं वहां पर कोई, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ग्राफ चेक करेंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस ग्राफ को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। और ये बता रहा हूं आपको, उठा के किसी भी पेपर को देख लेना, आप किसी भी पेपर के ग्राफिकल क्वेश्चन को देख लेना, सॉल्व करने की नीड है ही नहीं। फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं, ऑप्शन देख करके बता सकते हो कि ये यही होगा इसका आंसर।
चलिए फोकल लेंथ के बाद ना, इसके बाद आता है आपका फोकल लेंथ के बाद बेसिकली फोकल लेंथ निकालते हो, उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज वाले कंसेप्ट देते हो। अच्छा एक और चीजें बता दें आपको, फोकल लेंथ ऑफ मिरर में कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। क्या फोकल लेंथ ऑफ मिरर का इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ, इन सब से कोई मतलब है उसका? फोकल लेंथ की जो डेरिवेशन हो रही है ये कंप्लीटली एक ज्योमेट्रिकल बेस्ड डेरिवेशन है, साइन रूल ऑफ ट्रायंगल फॉलो कर रहे हो। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो डेरिवेशन करी गई है इस डेरिवेशन में क्या फर्क पड़ेगा अगर यहाँ रेड लाइट की जगह पर ब्लू कलर की लाइट आ जाए या ग्रीन कलर की लाइट आ जाए और उतनी ही हाइट पर आ जाए, सेम हाइट पर? यानी कि कलर ऑफ लाइट किस तरीके से मैटर करता है आप बताओ, फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी नहीं, फोकल लेंथ में सीधा सा क्वेश्चन ये है कि डज द मिरर, डज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ नो मिरर, सर, डज इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? आंसर है नहीं, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और हाइट पे कर रहा है। इसके अलावा मीडियम पर अगर हम मिरर को एयर की बजाय पानी में लेके जाए, सेम मिरर पानी में रख दो, नो सर, नहीं होगा। कहीं कहा, मतलब आप डेरिवेशन देखो ना, हमारे डेरिवेशन में ट्रायंगल का साइन रूल लग रहा है यार, इसके अंदर मीडियम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं पर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, कहीं पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, कहीं लैम्डा नहीं है, कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो मिरर का फोकल लेंथ सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट किन चीजों के है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, इंडिपेंडेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के, इंडिपेंडेंट मीडियम के। कुछ भी करते रहिए, मिरर की फोकल लेंथ में फर्क नहीं पड़ता। क्या मिरर के साइज पे डिपेंड करेगा फोकल लेंथ? कि मतलब बिकॉज आप पढ़ते हो कि मिरर जो होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, इसके बारे में बताया जाता है आपको, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर। तो वो बड़ा पार्ट है कि छोटा पार्ट है, इससे फोकल लेंथ पे फर्क पड़ेगा? मतलब एक स्फीयर में छोटा टुकड़ा निकालो और एक स्फीयर का बड़ा टुकड़ा निकालो, क्या रेडी उसकी फोकल लेंथ में कोई फर्क आएगा? यस ये सर वो कर्वेचर बदलेगा ना सर? यस अरे भाई भाई आप नहीं आएगा सर रेडियस तो सेम ही तो रहेगी। सेम नहीं रहेगा, होगा। तो आर तो सेम ही रहेगा। आप नो सर, भाई आप उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में क्या पढ़ते हैं? नहीं करेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है कि इस मिरर को जिस स्फीयर में से काटा गया है उसका रेडियस। ये थोड़ी कहते हैं कि छोटा पीस काटा था कि बड़ा पीस काटा था आपने। आप एक स्फीयर का छोटा टुकड़ा लो चाहे उसी स्फीयर का बड़ा टुकड़ा लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा यार। अपर्चर बदलता है बच्चा, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलता। छोटे से देखिए मतलब एक बड़ा सा स्फीयर है, मान लो आपसे कहा जाए कि ये स्फीयर है, इसको आप यहां से कट करो, तो यहां से कट करोगे तो इसके दो पीसेस क्या क्या आएंगे? एक बड़ा सा पीस ऐसे करके आएगा और एक छोटा सा पीस ऐसे आएगा इसका। तो इस छोटे वाले पीस का यहाँ पर एक अपर्चर आएगा, ये सर्कुलर पोर्शन जो आएगा ना, इसको आप मिरर का अपर्चर बोलते हो। तो ये तो फर्क, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका आर ही रहेगा यार, उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है क्योंकि दोनों निकले तो एक ही स्फीयर से हैं। अगर इसको हम कहीं और से कट कर दें, सेंटर से कट कर दो आप, तो सेंटर से कट करोगे तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे यहाँ पर, दोनों हेमिस्फीयर। तो अपर्चर बदल जाएगा, इसका ये वाला एरिया बदल जाएगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अभी भी आ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी आ रहे हैं सर। लेकिन अगर वो एच हाइट का हुआ ही नहीं सर, तो उस पर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा सर। तो हाइट बोलिए ना उसका, वो पॉइंट तो हाइट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं कि इफ वी कट द स्फीयर थ्रू द सेंटर एंड इफ वी कट द स्फीयर थ्रू अ पॉइंट विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स कि एक सब हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर से भी छोटा है, तो क्या इनका ये साइज फोकल लेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? तो इसका आंसर तो हम नो देंगे ना यार, इसकी वजह से थोड़ी फोकल लेंथ बदलेगा। फोकल लेंथ बदलेगा इसलिए बदलेगा कि यहाँ पर जो रे आएगी वो अलग हाइट पे होगी, यहाँ पे जो रे आएगी उसकी हाइट अलग होगी। तो रीजन हाइट बोलोगे आप, रीजन साइज नहीं बोल सकते इसको। सर तो अपर्चर का हाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? कैसे पड़ेगा भाई बताइए? सर डिफरेंस सर तो नहीं अगर होना वो चाहिए अपर्चर। सर अगर मान लीजिए सर ज्यादा हो गया अपर्चर सर, तो और उसी हाइट पे उससे कम अपर्चर वाला कोई हुआ सर, तो
नहीं तो ये अलग बात है कि रे उस पर मिस कर जाएगी, छोटा अपर्चर पे ज्यादा हाइट की रे नहीं जा पाएगी, ये हाँ होता ये है। सर यही एग्जैक्टली। तो वो तो अलग बात होगी, ऑप्टिकल फिनोमेना हुआ ही नहीं, फिर तो हम उसके बारे में क्या बात करेंगे, फोकल लेंथ पे डिपेंडेंसी है या नहीं है। तो वो तो हुआ कि आप मिस कर रहे हो उसको, बट अगर वो गई उस हाइट पर, मतलब जिस किसी मतलब एक्सिस से 2 सेंटीमीटर की हाइट पर यहाँ पर रे आए और एक्सिस से 2 सेंटीमीटर पर यहाँ पर भी रे आए, तो उन दोनों का तो सेम फोकस दिखाओगे ना आप। यस सर ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी यही होती है, हम उसको अपनी तरफ से ना कुछ और इंटरप्रेट कर लेंगे तो गलत हो जाएगा यार। वो जो पूछना चाहते हैं वो यही पूछना चाहते हैं आपसे, ये चीज। अच्छा, इसके बाद यार एक आपका मिरर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मिरर इक्वेशन कैसे डिराइव करते हो, एक बेसिकली मिरर इक्वेशंस होती हैं प्लस मैग्निफिकेशंस को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो मिरर इक्वेशंस में आप ये कहते हो कि अगर कोई मिरर है, ये मान लो एक्सिस है, और हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अगर हमने कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, तो हमारे उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम्स वगैरह कैसे बनाते हो, पहले आप देखो रे ट्रेसिंग कैसे करते हो, रे डायग्राम्स किस तरीके से बनाते हो ना। तो अगर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है, ओ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पोल है, आपको याद है, मतलब यू से एक सिंबल डिनोट करते हो जिसको कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? नेगेटिव। सर ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो फिर ये वाला हुआ, क्योंकि पोल एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है। एक्सेस नहीं है। मतलब हाँ, इसको क्लियर कर लो, इसको क्लियर कर लो। इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर एक्सेस से पी का पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस। मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट से आप एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, और पोल से उस परपेंडिकुलर को हम ओ डैश पॉइंट कहते हैं अगर, तो ये डिस्टेंस आप यू से डिनोट करते हो। और एक्सिस के कितना ऊपर ऑब्जेक्ट है, इसको आप एच ओ से डिनोट करते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एच ओ बोलते हो। एच ओ का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंबल याद रखो आप, सिंबल सही रहेगा तो क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसे बहुत हाई फाई चीज नहीं आने वाली। और डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, मतलब ये तो आपका क्लास 10th में भी है कि ये पोल और फोकस के बीच में है, या पोल और सेंटर के बीच में है, या फिर सेंटर के बियॉन्ड है, तो इसकी लोकेशन के हिसाब से किसी भी तरीके की इमेजेस बन सकती है। ठीक है, किसी भी टाइप की इमेज बन सकती है। तो अगर हम ये मान लें कि इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बन गई, सपोज दैट मैंने एक रैंडम एग्जांपल चूज किया है कि इसकी इमेज यहाँ बन रही, तो अगर इसकी इमेज यहाँ बन रही है ना, तो सेम कंसेप्ट आप ये भी लगाओगे। इमेज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसको आई डैश पॉइंट कह दीजिए, आई डैश और पोल के बीच के डिस्टेंस को वी से डिनोट करोगे, और इमेज का एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको एच आई से डिनोट करते हो, और इनमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हो, यू में, वी में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, इन तीनों में एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हो, जिसको आप बोलते हो मिरर इक्वेशन। तो वो रिलेशन स्टेब्लिश कैसे करते हैं ना, यू वी और आर में कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करोगे, तो मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ। वो रिलेशन आपका मिरर के केस में ये आता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, मतलब 1/, फोकल लेंथ पैरा एक्सेल के केस में, जिसको बोलते हो मिरर इक्वेशन। और एक रिलेशन इनके बीच में स्टेब्लिश करते हो, इमेज की एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करते हो, यानी कि एच आई और एच ओ में। तो एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करके लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये नॉन प्रूफ, मतलब प्रूफ नहीं कर रहे इसका यार, लीनियर मैग्नेटिक नाम आ गया, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू, इनका भी एक रिलेशन होता है, मैं बिना प्रूफ किए इसका बता जा रहा हूँ, दिस इज माइनस टाइम्स v डिवाइडेड बाय u। किया होगा आपने, ऐसा नहीं है, प्रूफ इसके किए होंगे, पहले किए होंगे, मतलब अभी तो नहीं किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पहले 100% किया होगा।
ये कभी नहीं किया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी प्रूफ किया ही नहीं इसको। 10th में करा था। किया है ना, 10th मतलब यस सर 10th ये सर हुआ है। 12th में एक्चुअली प्रूफ का नीड नहीं, हमें इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाना है मेनली। हमें सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए कि यू और वी क्या है, एच आई और एच ओ क्या है, और हम इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे ये पता होना चाहिए हमें। तो मैंने बता दिया आपसे कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहीं पर भी बने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के क्योंकि देखो मैंने आपसे यहाँ भी एक चीज कही थी कि ऑप्टिक्स के अंदर हमेशा 2 डायमेंशंस में वर्किंग की जाती है, एक परपेंडिकुलर टू मिरर और एक पैरेलल टू मिरर, ऑलवेज, चाहे वो कुछ भी करोगे आप। तो वही काम आप यहाँ पे भी कर रहे हो। एक डायमेंशन उस मिरर की एक्सिस को मान लिया, तो उस डायमेंशन के डिस्टेंस को यू और वी से डिनोट कर दिया, और एक डायमेंशन आपने एक्सिस के परपेंडिकुलर मान लिया, उसको एच ओ और एच आई से कर लिया है। ये 2 रिलेशंस यूज करते हो। और एक चीज और फॉलो करते हो इसमें न्यूमेरिकल करते वक्त आप एक और चीज फॉलो करते हो, जिसमें ये कहते हो कि जिस तरफ रे का डायरेक्शन होता है, मतलब जिस साइड रे प्रोपोगेट करती है इंसिडेंट रे, एक साइन कन्वेंशन भी आप फॉलो करते हो यहाँ पर कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है तो वो ये पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके अपोजिट वाली को माइनस मान लेते हैं। और प्लस माइनस में, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड पर क्या करते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड पर क्या करते हैं, तो उसमें नॉर्मली आप ये कह देते हो कि एक्सिस के ऊपर की साइड, एक्सिस के पॉजिटिव हो ऊपर जाता है। ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगी और एक्सिस के नीचे की तरफ नेगेटिव Negative. डिस्टेंस। इसको एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहे हैं आपको, एक 2 न्यूमेरिकल करके दिखा दें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी जल्दी से कि इसको कैसे यूज करना है। क्योंकि हमें सिर्फ ये इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए मिरर वाली, हम लेंस वाली इक्वेशन को डिराइव करेंगे उसमें और टाइम लगाएंगे, बट यहाँ पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या देखोगे यार, मान लो अगर मिरर ऐसे है ना और यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट है नीचे की साइड, ऑब्जेक्ट एक्सेस के नीचे है, और ये ऑब्जेक्ट जब मान लो कि ये डिस्टेंस आपका जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, और ये डिस्टेंस मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर की है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो अब इसका इमेज लोकेट करना है आपको, लोकेशन ऑफ इमेज बतानी है हमें। तो लोकेशन ऑफ इमेज कैसे बताएंगे, उसमें 2 चीजें कैलकुलेट करोगे आप, एक इस इक्वेशन से v निकालेंगे और सेकंड वाले से एच आई निकालेंगे। बट पहले अपने सिंबल्स पता कर लो क्या क्या हैं। तो पहले अपना सिंबल पता किया, तो u कितना है और एच ओ कितना है ये देख लो आप, बिकॉज ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन का मतलब समथिंग इज नोन एंड समथिंग इज अननोन। नोन अननोन देख लो क्या क्या है, यू एच ओ और रेडियस, ये 3 चीजें पता करो पहले कितने हैं। सर U30 तो U30 हो गया, ठीक। एच ओ ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाली 2 सेंटीमीटर, और रेडियस इसका 20 है। लेकिन अब इसका साइन कन्वेंशन भी चाहिए, तो साइन कन्वेंशन के साथ चलो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो रे लेफ्ट साइड जाएगी, रे जाएगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ये है तो रे इस तरफ जाएगी, तो लेफ्ट साइड पर रे जाने की वजह से ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, ये नेगेटिव डिस्टेंस है। तो जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे ना, इस स्फीयर को अगर आप पूरा स्फीयर में कन्वर्ट करो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका जो आएगा वो नेगेटिव वाली साइड पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द नेगेटिव साइड, जिस वजह से रेडियस के आगे लगाओगे एक नेगेटिव साइन, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन द नेगेटिव साइड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट पोल के राइट साइड पर है, ये नेगेटिव साइड है, तो यू के आगे भी माइनस साइन लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो एच ओ के आगे भी माइनस साइन लगाओगे, ये तीनों इस कन्वेंशन से। नीचे वाली साइड माइनस, इंसिडेंट रे के हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड होगा, तो अब की बार रे इधर जाएगी ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में। अब इस इक्वेशन को यूज करके v कैलकुलेट करो, और यहाँ वाली इक्वेशन को यूज करके एच आई कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशंस करो, देखो फर्स्ट इक्वेशन से v कितना आएगा कैलकुलेट सर करके। -15 -15 तो 1/v, हाँ ठीक, 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। इसमें सिर्फ ये डेटा एंटर करना है तुमको, u और r की वैल्यू -30 और -20, यहाँ -30 या -20, तो v आप बता रहे हो -15। और सेकंड इक्वेशन ये एच आई वाली, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू,
इससे एच आई भी निकालना है आपको। हमेशा क्वेश्चंस में दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, 1 सेंटीमीटर सब 1 सेंटीमीटर प्लस की माइनस। तो प्लस प्लस तो अब आप देख लो कहाँ पर इमेज होगा, v माइनस में और एच आई प्लस में। तो एच आई मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर आप पॉजिटिव डिस्टेंस ले रहे हो, और v माइनस का मतलब, तो कुल मिलाकर के ये इमेज कहाँ पर होगी अगर इसको ड्रॉ करके दिखाना चाहो तो नेगेटिव साइड पर, मतलब कि पोल के नेगेटिव साइड यानी इधर, क्योंकि माइनस इधर है तो पोल के नेगेटिव साइड यानी इस तरफ 15 सेंटीमीटर पे। और एच आई प्लस 1, तो प्लस 1 मतलब एक्सिस के ऊपर, प्लस 1 मतलब एक्सिस के ऊपर, तो यानी यहाँ कहीं पर इमेज बन रहा होगा इसका, जो कि इस तरफ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस आपकी v माइनस 15 है, और एच आई प्लस 1 यानी ये डिस्टेंस हमारा प्लस 1 है, 1 सेंटीमीटर ऊपर। ऐसे इमेज बन रही होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनेगी। अब ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है ये भी पूछते हैं कभी कभी। नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं आप, मिरर में नेचर ऑफ इमेज रियल होगा या रियल वर्चुअल, होगी। रियल कैसे पता लगाते हो? सर सेम साइड पे। राइट राइट, मिरर के सेम साइड पर है ना ये, ठीक है। मिरर्स के केस में अपोजिट साइड वर्चुअल होता है, सेम साइड इमेजेस हमेशा रियल होती है ऑलवेज। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो यार, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, मतलब न्यूमेरिकली मैथमेटिकली आप ऐसे कह सकते हो, मिरर के केसेस में जब भी v आपका माइनस में आ जाए, अगर मिरर के किसी न्यूमेरिकल में v नेगेटिव आ जाए तो आप डायरेक्ट बोल देना ये एक रियल इमेज है। और v अगर पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये एक वर्चुअल इमेज है ऑलवेज। और ये जो एच आई बाई एच ओ जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हो, एच आई बाई एच ओ, इससे भी आप एक चीज पता लगाते हो, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो क्या मतलब है और नेगेटिव है तो क्या मतलब है इसका, मतलब अगर इसका आंसर नेगेटिव है यानी ये चीज, अगर ये माइनस वी अपॉन यू ये पूरा रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आंसर है, और नेगेटिव आ रहा है तो क्या आंसर है। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज एक्सिस के सेम साइड पर है। पॉजिटिव में आने का मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम साइड ऑफ एक्सिस। दैट मीन्स इरेक्ट इमेज जिसको कह सकते हो। और नेगेटिव आने का मतलब कि ऑब्जेक्ट और, जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट एक्सिस के नीचे था तो इमेज एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं रियल है बोलिए आप, रियल का कंसेप्ट अलग है, यहाँ पर रियल है, दोनों को मिक्स मत करो फिलहाल। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये एक इन्वर्टेड इमेज होगी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक्सिस के अपोजिट साइड पर होंगे, इसको बोल सकते हो इन्वर्टेड इमेज। इतना करना है आपको। किसी भी न्यूमेरिकल में जब भी आएंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, बाकी अभी करेंगे इसको, देखो नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसको 2-4 न्यूमेरिकल करने के बाद ही इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। कुछ और न्यूमेरिकल करके ही इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। एक न्यूमेरिकल कर लें, थोड़ा सा रुक जाओ, कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होती है, तो एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। सपोज ये हमारे पास कोई मिरर है और रेडियस इसका 20 है, ये एक्सिस हुई, और इस पर हम लोग रे ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, ये रे हम इंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ, और एक रे इधर से इंसिडेंट करा रहे हैं, और ये रेज एक्सटेंड होने पर, मतलब मिरर के एक्सटेंशन साइड पर जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं जा करके ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बना रही है।
मिरर की वजह से ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर आ जाएंगी। तो मिरर ने इनको रिफ्लेक्ट कर दिया और रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, कुछ ए पॉइंट मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस बताना है कि पी ए डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस पी ए कितना बनेगा, मतलब ये जो रेज हमने मिरर पे डाली थी, अगर मिरर बीच पे ना आता तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, इसको बी पॉइंट कह देते हैं। लेकिन मिरर की वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो डिस्टेंस पी ए कितना होगा। सर इसमें बी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जी हाँ, मतलब यहाँ पर आप ये डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहता है ऑप्टिक्स में, इट इज सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये आप इसकी डेफिनेशन लगाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो भी रे इंसिडेंट हुई है हमारे पास। तो जो ये 10 प्लस में या माइनस में, ये सब बताना पड़ेगा। प्लस माइनस के साथ पूरा बताओगे आप। देखो सुन लो आप, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डेफिनेशन ऑफ इमेज। जी बता रहे बच्चे, एक मिनट। डेफिनेशन ऑफ इमेज, ये आप कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये डेफिनेशन फॉलो करनी है पहले तो आपको। तो जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं ये ब्लू वाली, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट है उसका पोल से डिस्टेंस देखो, जो ऑब्जेक्ट है उसका पोल से डिस्टेंस 30। सर प्लस 30। हाँ, इस क्वेश्चन में U 30 है। अब आगे प्लस या माइनस ये भी देखना है, ठीक है ना। तो जो रे है वो आपका राइट साइड डायरेक्शन में जा रही है, रे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ऐसे रे जा रही है। तो जो भी डिस्टेंस हमारा राइट साइड है वो प्लस है और जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड है वो माइनस है। तो जिस पॉइंट को बाय डेफिनेशन आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो, जिस पॉइंट को बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, वो पोल के राइट साइड पर है, जिधर हमारा पॉजिटिव साइड पड़ता है। तो हम U के आगे लगाएंगे +30। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब जहां से रे आ रही है, ऐसे भी मानते हैं कुछ लोग। जब हम कहते हैं कि B हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसका मतलब इधर से रे वापस आएगी। ऑब्जेक्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि रे वहां से आए, ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है कि रे उस पॉइंट की तरफ जा रही हो। इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट की तरफ जा रहे थे, इसको भी ऑब्जेक्ट कह सकते हो। इसीलिए हमेशा ये डेफिनेशन फॉलो करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। एक ऐसी डेफिनेशन जो हमेशा वर्क करेगी, हर न्यूमेरिकल में वर्क करेगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर रे गई है, इसको हम अपना इमेज वाला पॉइंट कहेंगे, ए वाला पॉइंट। तो इसका मतलब डिस्टेंस पी ए फाइंड करने का मतलब बेसिकली मुझे वी निकालना है, क्वेश्चन में वी फाइंड करना है। और इसका रेडियस क्या रखेंगे, इसका रेडियस तो आर कितना पुट करोगे वो देख लो आप। तो 20 तो है ही है, लेकिन उसके आगे प्लस रखना है कि माइनस रखना है। तो इसका सेंटर -20। अब आप आंसर ले आओ मिरर इक्वेशन में पुट करके, यहाँ पर 1/v + 1/u = 2/r रखिए। तो u की जगह रखेंगे +30 और r की जगह रखेंगे -20। तो देख लो इसके थ्रू v कितना आता है। -30/4 मतलब -7.5। ठीक है, कहते हैं -7.5 आ रहा है ये। यस सर। तो ये डिस्टेंस 7.5 है इसका मतलब। सारी कंफ्यूजन इसको लेकर के आएगी, बता रहा हूँ आपको। ज्यादातर क्वेश्चन में कंफ्यूजन का पॉइंट ये है U। क्योंकि जब हम लोग ये कहते हैं फिजिक्स में कि यार इसको ऑब्जेक्ट मानना है, तो लोग ये सोच लेते हैं कि यहाँ से अब रे निकलेगी। तो आपका ये कंसेप्ट हटा लीजिए। जब आपसे कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट है, तो आप सिर्फ ये बात समझना कि इसका मतलब इंसिडेंट रे वहां पर इंटरसेक्ट हो सकती थी, यहाँ पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। क्योंकि जो इंसिडेंट रे वहां पर इंटरसेक्ट होने वाली थी वो पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुकी है। और इसीलिए बी पॉइंट को हम कभी कभी ये भी कहेंगे
कि ये इस मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट्स भी वर्चुअल हो सकते हैं, जैसे इमेजेस वर्चुअल होती है, ऐसे ही ऑप्टिक्स में हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है तो रियल ऑब्जेक्ट, और अगर इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेजिनरी है, मतलब इंटरसेक्ट होने से पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो गए, तो आप इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह दीजिए। और अगर इंटरसेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसको रियल ऑब्जेक्ट। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, इस डेफिनेशन को क्लियर कर दें जरा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग मिरर पर जाएं, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप रे भेजो और वो रे पहले ही इंटरसेक्ट हो जाए, मिरर पर जाने से पहले ही इंटरसेक्ट होके और उसके बाद मिरर पे जाए। तो अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या बना? ये जो हमने इंसिडेंट रे भेजी, आई आर फॉर इंसिडेंट रे, आई आर फॉर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2, तो ये तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए ना, मिरर से पहले ही इंटरसेक्ट हो गए, तो जहां इंटरसेक्ट हो गए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये रियल ऑब्जेक्ट है। अगर आप रे भेज रहे हो लेकिन मिरर की लोकेशन इस तरीके से है, मिरर की लोकेशन इस तरीके से है कि वो रेज इंटरसेक्ट हो ही नहीं पाई और इंटरसेक्ट होने से पहले ही मिरर आ गया, तो भी आप क्या करोगे? इनको जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करो, और जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करके उसको फिर आप ऑब्जेक्ट कहें, लेकिन इस बार हम कहेंगे कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और इस केस में क्या करेंगे ना, जो पोल वाला पॉइंट होगा, यहां से ये डिस्टेंस हमारा, ये हमारे लिए यू है जो कि पॉजिटिव है, और इस केस में पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हमारे लिए यू है, लेकिन ये वाला यू नेगेटिव है, क्योंकि रे का डायरेक्शन राइट साइड जा रहा था, तो ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। इसमें भी रे राइट साइड जा रही है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रेज मिरर से पहले ही अगर इंटरसेक्ट हो चुकी हैं तो नेगेटिव, और इंटरसेक्ट होने से पहले मिरर आ गया, दो में से कोई एक चीज पहले आएगी, या तो इंटरसेक्शन पहले होगा मिरर बाद में आएगा, या मिरर पहले होगा इंटरसेक्शन बाद में होगा। उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा। उस हिसाब से आप यू का साइन चेक कर लेना, बिकॉज कंफ्यूजन का पॉइंट सिर्फ यू में आएगा और कहीं नहीं आएगा। रेडियस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रेडियस इसका नेगेटिव है, रेडियस इसमें भी नेगेटिव है, कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है वहां पर। क्लियर होगा आपको ये कंसेप्ट ऑब्जेक्ट वाला? यस सर। Yes, sir. और फिर सुनो, हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये मतलब नहीं, कभी भी आप ये मत सोचना कि इधर से रे पलट कर वापस आएगी, कि रे इधर से जाएगी तो हम इधर पॉजिटिव साइड मानेंगे इधर नेगेटिव साइड मानेंगे, नहीं। saying a point object, saying a point as a object does not mean that the ray will come from that point. Actually it means that the ray is going towards that point. सर पॉइंट ऑब्जेक्ट की रेज ऐसी हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि अगर ऐसी रेज हो रही है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ कैसे सर ये? एक्चुअली ये इस सिचुएशन तब आती है ना जब ये जो रेज हैं वो इधर किसी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्ट हुई हो या किसी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्रैक्ट हुई हो, लेंस वगैरह पड़ा उधर, तो ये समस्या तब आती है, ये प्रॉब्लम तब आएगी जब मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ होती हैं, मतलब मिरर प्लस लेंस दोनों लगा दिया आपने। सिंगल में तो नहीं हो सकता ये चीज, सिंगल में ये चीज नहीं हो सकती है। मतलब ये जिसको आप इंसिडेंट रे कह रहे हो ये एक्चुअल में कहीं और से आई होगी। देखो क्या होता है, जैसे एक लेंस लो आप, ठीक, एक लेंस लो, कन्वर्जिंग लेंस, आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है, क्या सिचुएशन बनती है याद करो। अगर लेंस पर कोई रेज आती है तो लेंस का काम क्या है? अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इन रेज को क्या करेगा बताओ आप? सब बेंड कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, तो कन्वर्ज करेगा ना इनको। यस सर। तो कन्वर्ज करके Yes, sir. ये मान लो किसी पॉइंट पर इनको जाना था, अब जिस पॉइंट पर इनको कन्वर्ज होना था उसके पहले ही हमने एक मिरर डाल दिया, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस के पहले एक मिरर है। ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? यस सर। तो ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इनका बनना चाहिए था, मतलब जहां पर इन रेस को कन्वर्ज हो जाना चाहिए था, उसके पहले मिरर आ गया। अब इसको अगर आप ए पॉइंट कह दें,
तो ये ए पॉइंट क्या बोलोगे, डेफिनेशन फॉलो करो ना, आप सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करिए। इस मिरर के लिए कौन सी रे इंसिडेंट है? इस मिरर के लिए क्या ये दोनों रेज इंसिडेंट है या फिर ये दोनों रेज इंसिडेंट है? ये बाद वाली है, बाद वाली। यस सर। तो जो रे मिरर, जो लेंस से निकल रही है, तो जो रे मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, ये कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ए पर। तो हम पॉइंट ए को एज ऑब्जेक्ट मानते हैं फॉर द मिरर। लेकिन लेंस पर कौन सी रे इंसिडेंट हुई है? क्या ये दोनों लेंस पर इंसिडेंट हैं या लेंस से बाहर जा रही है? लेंस से बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहे हैं। इंसिडेंट ये वाले हैं। तो लेंस के लिए जो दो रे इंसिडेंट हुई है वो ओ से आ रही हैं, तो ओ इज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। तो लेंस से ओ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको आप यू कह दीजिए, ये यू ऑफ लेंस है। लेकिन मिरर से ए तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर मिरर है। ये सब तभी बोल रहा हूं, ये प्रॉब्लम तब आएगी जब लेंस मिरर कंबाइंड फॉर्म में आएंगे आपके सामने। तो अभी तो ऑप्टिक्स का सिंपल पार्ट चल रहा है, बहुत ही बेसिक पार्ट। बट अगर अभी डेफिनेशन यहां पर गड़बड़ हो गई तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप ये बोलोगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट है लेंस का। अच्छा, पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए लेंस के लिए क्या है? देखिए, ये जो रे आप कह रहे हो, ये रे, ये सुनिए, तो ये लेंस की रिफ्रैक्टेड रे, ये लेंस की रिफ्रैक्टेड है। दीज आर रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लेंस, बट दे आर इंसिडेंट रे ऑफ मिरर। ऐसा नहीं, कॉमन नहीं हो गया एक तरीके से, ये रे कॉमन नहीं हो गई। लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड है, मिरर के लिए इंसिडेंट है। तो इस डेफिनेशन को फॉलो करो जरा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, वो इमेज पॉइंट है। तो ये दोनों लाइनें लेंस की रिफ्रैक्टेड रे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन मतलब ए, ये डेफिनेशन के हिसाब से इमेज ऑफ लेंस है। लेकिन यही पॉइंट डेफिनेशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर भी है। और इसीलिए ऑप्टिक्स में कहा जाता है पहले वाले की इमेज को दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है आपको। नहीं हुआ क्लियर ये चीज? हो गया सर। डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? तो ये सब चीजें पॉसिबल है, ये मत सोचो कि ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है ये सब चीजें। तो यू पॉजिटिव। हाँ तो ये जो कॉन्सेप्ट है मायोपिया में यूज होता है ना, ये वाला? हाँ 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 हाँ, उसमें भी यही चीज है, उसमें भी सेम चीज है। बट उससे ज्यादा जेई के क्वेश्चंस में ये चीज तब होगी जब आप मल्टीपल लेंसेस और मल्टीपल मिरर्स को यूज करेंगे, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा, वहीं पर ऑप्टिक्स डिफिकल्ट हो जाती है। सिंगल लेंस में और सिंगल मिरर में ऑप्टिक्स कभी डिफिकल्ट नहीं होगी, आपको हमेशा आसान लगेगी। और जेई इस पे ज्यादा आता है, एडवांस वाले पोर्शन इस पे ज्यादा है। तो ग्रेजुअली उसके ऊपर आएंगे, बट इतना तब तक रिवाइज करके रखो। अब अगली क्लास में इसके आगे से डिस्कस कर लेंगे आपको और डिटेल में। ठीक है जी, चलो भी रखते हैं फिर। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर।